हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस के बारे में। जानने वाले हैं व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस, इसकी नेचर, इसके कंसेप्ट, इसके फीचर्स, इसकी इंपॉर्टेंस को आज हम समझने वाले हैं। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की। तो बताया जी कि पब्लिक फाइनेंस ना एक फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स है विच इज कंसर्न्ड विद कि कैसे हमारी जो गवर्नमेंट है पैसे रेज करती है, कैसे उस पैसे को स्पेंड करती है, खर्चती है, और गवर्नमेंट जो पैसे को रेज करती है और खर्चती है उसका सोसाइटी और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हमारे पास निकल कर आता है। ये स्टडी करती है कि जो डिफरेंट लेवल्स पे हमारी गवर्नमेंट है, नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, लोकल लेवल पे है, कैसे हमारी जो गवर्नमेंट है लोगों को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और कैसे उन सर्विसेज के लिए रिसोर्सेज जो है एक्वायर कर रही है। तो गवर्नमेंट हमें ढेर सारी सर्विसेज दे रही है, हमें रोड्स प्रोवाइड कर रही है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, और उसके लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। तो वो पैसे गवर्नमेंट कैसे रेज करती है और कैसे उन्हें खर्चती है, बेसिकली दिस इज पब्लिक फाइनेंस। So it deals with the finance of public bodies, national, state, as well as at the local level. एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो अलग अलग तरीके से हम पैसा रेज करते हैं और उस तरीके से हम उस एक्सपेंडिचर को मीट करते हैं, जैसे टैक्सेस से, फीस से, गुड्स और सर्विसेज भी कई बार कुछ गवर्नमेंट बेच लेती है और कई बार गवर्नमेंट लोन्स भी ले लेती है। तो यहां से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और इसको वो लोगों के लिए खर्च करती है। तो पब्लिक फाइनेंस स्टडी करता है कि कैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू रेज कर रही है और कैसे गवर्नमेंट जो है खर्चा कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग डेफिनेशंस हैं पब्लिक फाइनेंस की, अलग अलग ऑथर्स ने हमें दी हैं, और ये आपको याद रखनी है कि कौन सी डेफिनेशन किस ऑथर ने दी है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जा सकता है। इससे पहली डेफिनेशन चार्ल्स एफ बैस्टेबल की है। कहा जी, फॉर ऑल स्टेट्स वेदर क्रूड और हाईली डेवलप्ड, some provisions of the kind are necessary and therefore supply and application of state resources constitute the subject matter of a study which is best entitled in English as public finance। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने दी है कि कोई अंडर डेवलप्ड स्टेट हो, कोई बहुत डेवलप्ड स्टेट हो, सब जगह पे आपको पब्लिक फाइनेंस देखने को मिलेगा। प्रोफेसर डेल्टन कहते हैं कि डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ वन टू अनदर। प्रोफेसर फिंडले शेरस कहते हैं स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स पब्लिक अथॉरिटीज। हैरोल्ड ग्रूव्स कहते हैं अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी दैट ट्रीट्स द इनकम एंड आउट गोज ऑफ द गवर्नमेंट। तो बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को इनकम कहां से मिल रही है और गवर्नमेंट के पैसे कहां पे खर्च हो रहे हैं। इसके बाद है पीई टेलर। पीई टेलर क्या कहते हैं जी, पब्लिक फाइनेंस इज द फिस्कल साइंस, इट्स पॉलिसीज आर फिस्कल पॉलिसीज एंड इट्स प्रॉब्लम्स आर द फिस्कल प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस को ये फिस्कल शब्द के साथ जोड़ के पढ़ रहे हैं। इसके बाद है मिसेस अर्सला हिक्स। उन्होंने डिफाइन किया पब्लिक फाइनेंस कंसिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड अप्रेजल ऑफ द मेथड्स बाय व्हिच द गवर्नमेंट बॉडीज प्रोवाइड फॉर द collective satisfaction of the wants and secure the necessary funds to carry out this purpose। तो कैसे गवर्नमेंट जो है लोगों की वांट्स रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाली है और कैसे इसके लिए पैसे रेज करने वाली है। और सीएस शॉप की बात करें तो उन्होंने बताया कि पब्लिक फाइनेंस डिस्क्राइब्स एंड एनालाइजेस द गवर्नमेंट सर्विसेज, सब्सिडीज एंड वेलफेयर पेमेंट्स एंड मेथड्स by which the expenditure to these ends are covered through टैक्सेशन, बोरोइंग, फॉरेन एड एंड क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। तो इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को बहुत सारे खर्चे करने हैं, सर्विसेज देनी है, सब्सिडीज देनी है, लोगों के वेलफेयर के लिए खर्चा करना है, और इसको गवर्नमेंट कैसे एक्वायर करती है, टैक्स लगाकर, बोरोइंग करके, लोन लेकर, बाहर से एड लेकर, या फिर नए नोट छापकर। तो इसको पब्लिक फाइनेंस का नाम दिया। जेके मेहता प्रोफेसर वो बताते हैं कि पब्लिक फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्टडी ऑफ द मॉनेटरी एंड क्रेडिट रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। तो जो स्टेट के पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है, लोन्स वगैरह लिए, उनको स्टडी कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो सबसे पहले है जी प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। तो हमारी जो सरकार है उसने हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हमें रोड्स देनी है, स्ट्रीट लाइट देनी है, हमें डिफेंस की मिलिट्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। तो इन सब चीजों को प्रोवाइड करने के लिए सरकार को पैसा चाहिए, और ये फाइनेंस की डिस्कशन करनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। Public finance enables the government to tackle or offset the undesirable side effects of a market economy। तो हमारी अगर मार्केट इकोनॉमी होगी, यानी कि सब कुछ हम मार्केट पे ही छोड़ देंगे कि जो मार्केट चाहती है वही करें, जो प्राइवेट प्लेयर्स चाहते हैं वैसे ही करें, तो उस केस में हम कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाएंगे और उससे पॉल्यूशन होगा। तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि इन सबको वो रेगुलेट करे, प्रॉपर चेक्स और कंट्रोल्स लगाए, और उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह भी लगा सकती है गवर्नमेंट पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए भी पब्लिक फाइनेंस हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पे बन जाता है।
पब्लिक फाइनेंस हेल्प्स द गवर्नमेंट टू रीडिस्ट्रीब्यूट दी इनकम। तो गवर्नमेंट का मकसद है कि जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं उनसे जो पैसा है वो हम ट्रांसफर करें जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं उनकी तरफ। तो बहुत ज्यादा जो अमीर हैं उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं और वो पैसा जो बहुत गरीब हैं उनके वेलफेयर के लिए खर्च करते हैं। ये सारा पब्लिक फाइनेंस के डोमेन में आता है। पब्लिक फाइनेंस प्रोवाइड्स मेनी अ प्रोग्राम फॉर मॉडरेटिंग द इनकम्स ऑफ द रिच एंड दी पुअर। तो हम उनकी इनकम्स को क्या कर रहे हैं, एक मॉडरेट लेवल पर लेकर आ रहे हैं। तो पहले जो रिच और पुअर की इनकम में गैप इतना सारा था, अब हम उसे इतना यहां पे कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द वेलफेयर स्टेट। तो आजकल हम मानते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है इट इज अ वेलफेयर स्टेट, उसे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है। इट इज नो मोर अ पुलिस स्टेट। हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे कि गवर्नमेंट केवल पुलिस स्टेट है, उसे केवल रूल्स और रेगुलेशंस बनाकर इन्फोर्स करना है, लोगों की भलाई से उसका कोई लेना देना नहीं है। बट आज के जमाने में गवर्नमेंट को एक वेलफेयर स्टेट माना गया है, एक वेलफेयर एजेंसी माना गया है, और इसीलिए पब्लिक फाइनेंस का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वेलफेयर के लिए फाइनेंस तो आपको चाहिए। और साथ ही गवर्नमेंट के बहुत सारे अपने उद्देश्य हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है। तो इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट जो है पब्लिक फाइनेंस का इस्तेमाल करती है। चलिए तो बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। तो इसके अंदर एक तो हमारे पास आता है पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब है कि सरकार को कहां से रेवेन्यू मिल रहा है। जैसे सरकार टैक्सेस लगाती है और लोगों से रेवेन्यू रेज करती है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे सरकार टैक्सेस लगाती है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हैं टैक्सेशन के। फिर आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है कि सरकार पैसे को कैसे खर्च रही है, कैसे उसे एलोकेट कर रही है। तो टैक्सेस लगाकर सरकार ने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, अब उसे कैसे वो लोगों की भलाई के लिए खर्चने हैं, दिस इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके बाद आता है जी पब्लिक डेट। अब सरकार की पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, सरकार की कमाई मान लीजिए हमारे पास है 100 करोड़ और खर्चा है 150 करोड़। तो बैलेंस जो 50 करोड़ जो डिफरेंस बचा यहाँ पे, वो सरकार को मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। सो दिस फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक डेट। तो इसके बारे में भी हमें डिस्कशन करनी है। फिर है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सरकार को क्या करना है, पब्लिक फाइनेंस को लेकर अपना पूरा बजट तैयार करना है। बजट में बताइए कि सरकार की कहां से पैसे आएंगे और कहां को पैसे जाएंगे, सारी चीज उसके अंदर बताई जाएगी। सो दिस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ, ये तो हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है पब्लिक फाइनेंस का। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। अब एक टर्म है पब्लिक फाइनेंस और एक टर्म है प्राइवेट फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस बेसिकली सरकार का पैसा, प्राइवेट फाइनेंस वो पैसा जो कि आपकी और मेरी जेब में पड़ा हुआ है। तो अब इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस है, वो भी देखते हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटीज देख रहे हैं। तो सबसे पहले बताया जी कि दोनों का मकसद होता है कि हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाएं। तो सरकार भी यही चाहती है कि लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाएं, और इंडिविजुअल्स भी यही चाहते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट वो पूरी कर लें। दोनों को बोरिंग पर डिपेंड करना पड़ता है। हमको भी और सरकार को भी पैसे उधार पे लेने पड़ते हैं, डेट का सहारा लेना पड़ता है। हम सभी ईएमआईज बनवाकर सामान खरीदते हैं, सरकार भी बोरो करती है। और दोनों का इनकम और एक्सपेंडिचर होता है। जैसे आपकी कुछ कहीं सोर्सेज से कमाई हो रही है और कई सोर्सेज पे खर्चा हो रहा है, वैसे ही सरकार का भी होता है। गाइडिंग प्रिंसिपल हम दोनों के लिए है रैशनैलिटी। हम कुछ इरैशनल काम नहीं करते, यानी कि कुछ इलॉजिकल चीज नहीं करते। जो चीज सही है, लॉजिकल है, वही चीज करते हैं। दोनों के अंदर एक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक चॉइस की। हमारी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और हमें एलोकेट करना पड़ता है पैसा उन रिक्वायरमेंट्स की तरफ। और ऐसे ही सरकार को भी जो लिमिटेड पैसा उसके पास अवेलेबल है उसे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स पे एलोकेट करना होता है। अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। तो यहाँ पे सबसे पहला बताया जी एडजस्टमेंट का डिफरेंस, कि हमारी जो इनकम है हमें उसके अकॉर्डिंग अपने खर्चे को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपकी इनकम 10,000 है तो आपको अपने खर्चे को उसके अकॉर्डिंग कम करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट जो है वो इतना ज्यादा नहीं डरती। अगर इनकम कम भी है, खर्चा ज्यादा है, तो वो बिना डरे लोन्स वगैरह भी ले लेती है, पैसे बोरो भी कर लेती है। हम थोड़ा बोरिंग से डरते हैं, पर गवर्नमेंट बोरिंग से बिल्कुल भी नहीं डरती। गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है एज कंपेयर टू अस। हमारे पास कुछ एक दो सोर्सेज हैं पैसा कमाने के, सरकार के पास तो बहुत सारे सोर्सेज हैं पैसा कमाने के। डिस्कस करेंगे जब पब्लिक रेवेन्यू डिस्कस करना है आपके साथ। और गवर्नमेंट जो है उसके पास ये भी ऑप्शन है कि पैसे को प्रिंट भी कर सकती है, नए नोट छाप सकती है। हम तो नहीं छाप सकते, अगर हम छापेंगे तो हमें पुलिस ले जाएगी पकड़कर। सरकार जो है अपना एनुअली बजट भी बनाती है, और हमारे ऊपर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हमारा सरप्लस बजट निकल कर आया, यानी हमारे पास कमाई जो है वो ज्यादा हुई और खर्चा कम हुआ, तो हम बहुत खुश होंगे।
बट सरकार के लिए खुशी की बात नहीं है कि सरकार की इतनी कमाई और सरकार ने खर्चा कम किया, तो इसका मतलब सरकार ने लोगों की भलाई के लिए पूरा खर्चा नहीं किया। हमारा मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, बट सरकार का मकसद है लोगों का वेलफेयर करना। और यहाँ पे ये बोला जी कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल है उसका मकसद होता है कि वो सब चीजों पे ऐसे पैसे खर्चे कि सबसे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, उससे जो सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रही है, वो सबसे बराबर बराबर निकल कर आ जाए। गवर्नमेंट जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में नहीं सोचती। हम जो है चाहते हैं कि हमारे जो रिटर्न्स है बहुत जल्दी मिल जाए, कहीं पैसे लगाए हम चाहते हैं कि फट से वो पैसे डबल हो जाए, फट से रिटर्न मिल जाए। बट हमारी जो सरकार है वो लंबे प्रोजेक्ट में भी पैसा लगाने से नहीं डरती। और हमारे एक इंडिविजुअल आप और मैं पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं डाल सकते, बट हमारी जो सरकार है वो पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल सकती है। हमारे इनकम और हमारे खर्चे हमारा अपना प्राइवेट, हमारा सीक्रेट अफेयर है, बट सरकार का इनकम और सरकार के खर्चे तो बजट के अंदर आते हैं और वाइडली डिस्कस किए जाते हैं। और हम अगर चाहें तो अपना जो एक्सपेंडिचर, अपना जो खर्चा है उसे पोस्टपोन कर सकते हैं। बट यहां पर जो सरकार का खर्चा है उसे पोस्टपोन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकार को जनरली खर्चा अभी ही करना पड़ता है। चलिए, तो अब बात करते हैं मेजर फिस्कल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारे पास एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मसग्रेव। अब बार बार इनका नाम हम नहीं लेंगे, इन्हें प्यार से प्रोफेसर एमजी बुला लेंगे। और इन्होंने हमारे पास 3 फिस्कल या फिर 3 बजटरी फंक्शंस बताए हैं गवर्नमेंट के। सबसे पहले इसके अंदर आपका है एलोकेशन फंक्शन। एलोकेशन फंक्शन क्या बात करता है? ये बात करता है कि सरकार जो है कैसे जो पैसा उसके पास आ रहा है वो कैसे एलोकेट करे लोगों को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। जो बजट सरकार बना रही है उसके अंदर सरकार क्या करती है, अपने पैसे को एलोकेट करती है कि किस सेक्टर पे इतना कितना पैसा मुझे लगाना है। दिस इज द एलोकेशन फंक्शन। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में बेसिकली सरकार की टैक्सेस और ट्रांसफर पेमेंट्स आती हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार अमीरों पे टैक्सेस लगा रही है, अमीरों पे टैक्सेस लगा रही है और वो पैसा कलेक्ट करके गरीबों में बांट रही है। सो टैक्स लगा रही है और गरीबों को ट्रांसफर पेमेंट वो कर रही है। इसके बाद है स्टेबलाइजेशन फंक्शन, जिसका बेसिकली मतलब है कि हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसी भी यहां बताया गया, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मेनली सरकार का बजट ही होती है। मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई से डील करती है, जो कि मेनली आपके आरबीआई के डोमेन में आती है, और इसे कंपनसेटरी फाइनेंस का फंक्शन भी बोला जाता है। सो दीज आर द मेजर फंक्शन ऑफ द फिस्कल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एज पर प्रोफेसर एमजी। चलिए आइए आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज बाय प्रोफेसर ह्यूग डेल्टन। तो जैसे बताया कि जैसे हमारे जो इंडिविजुअल हैं उनका मकसद होता है कि अपनी सेटिस्फेक्शन, अपने वेलफेयर को मैक्सिमाइज करें, वैसे ही स्टेट का मकसद भी होता है कि वो सोशल एडवांटेज और सोशल बेनिफिट को मैक्सिमाइज करे। एक अच्छा पब्लिक फाइनेंस का सिस्टम वही है जो कि सोशल एडवांटेज जो है उसको मैक्सिमाइज करता है। तो यहां बताया कि जो सरकार खर्चा करती है उससे कुछ यूटिलिटी भी क्रिएट होती है। सरकार ने खर्चा किया, हमारे लिए नए पार्क्स बनाए, हमारे लिए नई रोड्स बनाई, तो उससे हमें फायदा भी होता है। बट सरकार को खर्चा करने के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए सरकार क्या करती है? टैक्सेशन लगाती है, जो कि लोगों पे बर्डन क्रिएट करता है। तो सरकार को क्या करना है? इस टैक्सेशन का और सोशल बेनिफिट का, ये जो दोनों इसके दो डोमेन्स हैं, इनका बैलेंस बनाकर चलना है। एंड हमें ऐसे बैलेंस बनाकर चलना है कि जिससे सबसे ज्यादा लोगों का वेलफेयर हो सके, और इसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहा जाता है। और बोला जी, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज एट अ पॉइंट वेयर द मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस ऑफ टैक्सेशन एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट आर इक्वल। तो हमारा जहां पे सेक्रीफाइस और बेनिफिट दोनों बराबर आ जाते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ द मार्जिनल मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। एसी पिगो ने इसको नाम दिया है मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर का। और प्रोफेसर एमजी हमारे हैं, वो कहते हैं कि डाल्टन के प्रिंसिपल को कहते हैं मैक्सिमम वेलफेयर प्रिंसिपल ऑफ बजट डिटर्मिनेशन। और वो कहते हैं कि ऑप्टिमम साइज ऑफ द बजट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर द नेट सोशल बेनिफिट ऑफ द फिस्कल ऑपरेशंस टू द सोसाइटी बिकम्स जीरो। नेट सोशल बेनिफिट हमारे पास है, हमारे पास एमएसबी और एमएसएस का डिफरेंस। एमएसबी आपके पास है मार्जिनल सोशल बेनिफिट, और एमएसएस आपके पास है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। तो आप देख रहे हैं कि जो बेनिफिट होगा सरकार के पैसा खर्चने से, और लोगों को जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टैक्सेशन का, वो दोनों यहां पे बराबर आ जाते हैं जिस पॉइंट पे। दिस इज द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। आइए जी अब बात करते हैं 4 कैटेगरीज ऑफ गुड्स की। तो 4 कैटेगरीज होती हैं गुड्स की हमारे पास, जो कि यहां पे हमें समझनी जरूरी है। सबसे पहली तो हमारे पास आती है जी पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स का क्या मतलब है?
यूज ऑफ सच गुड्स बाय वन इंडिविजुअल डज नॉट रिड्यूस देयर अवेलेबिलिटी टू अदर इंडिविजुअल्स। तो अगर किसी ने इन गुड्स का इस्तेमाल किया तो बाकी इंडिविजुअल्स भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए गुड्स खत्म नहीं हो जाएंगी। जैसे नेशनल डिफेंस हमारे पास है, तो हमारी जो आर्मी काम करके हमें सर्विसेज दे रही है वो आपको और मुझे बराबर बराबर मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने आर्मी की सर्विसेज ले ली तो आपको नहीं मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द पब्लिक गुड टू एडिशनल कंज्यूमर इज जीरो। तो अगर किसी के घर में कोई नया बेबी भी पैदा हो गया तो उसको भी ये सर्विसेज मिल रही हैं और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा हमें नहीं करना पड़ रहा। दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल, सबको इनका बेनिफिट मिल रहा है, हम किसी को इनके बेनिफिट से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ पे फ्री राइडर प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है। कई लोग हैं जो कि आर्मी का बेनिफिट ले रहे हैं बट आर्मी के वेलफेयर के लिए कुछ पे नहीं करते, वो कुछ टैक्सेस वगैरह भी सरकार को नहीं देते। तो दिस इज द फ्री राइडर प्रॉब्लम कि वो फ्री में ही पब्लिक गुड्स का बेनिफिट लिए जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं हमारे प्राइवेट गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स हमारे वो गुड्स हैं जो कि हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आप और मैं, कंज्यूम कर रहे हैं अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, स्कूटर, सब चीजें हमारे प्राइवेट गुड्स हैं और इनके फीचर्स आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले है एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब है कि जो इसके पैसे नहीं दे रहा उसे सप्लायर्स एक्सक्लूड कर सकते हैं। मैं जाता हूं शोरूम में गाड़ी खरीदने और मैं कहता हूं भाई मेरे पास तो गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, तो शोरूम का ऑनर क्या करेगा, मुझे बाहर कर देगा, मुझे एक्सक्लूड कर देगा, भाई तुम ये गाड़ी नहीं खरीद सकते। राइवलरी इन कंजम्पशन, अब एक ही गाड़ी है, उसको शोरूम में एक ही गाड़ी बची है, उसको खरीदने वाले आप भी हैं और मैं भी हैं, तो हम दोनों जाते हैं शोरूम में खरीदने के लिए और आपने अगर वो गाड़ी खरीद ली तो फिर मैं नहीं खरीद पाऊंगा। अगर आपने उसे कंज्यूम कर लिया तो मेरे लिए अनअवेलेबल हो जाएगी। फिर है रिवील्ड प्रेफरेंस, लोगों की प्रेफरेंस का पता चलता है कि लोग कौन से गुड्स को पसंद कर रहे हैं। कैसे पता चलता है? किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को देखकर, जिसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है पता चलेगा कि उस गुड को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं मिक्स्ड गुड्स और क्वाजी पब्लिक गुड्स। इनके अंदर हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक गुड्स दोनों के कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे बताया कि एक पर्सन है, उसने वैक्सीनेशन ली, उसने वैक्सीनेशन लगवा ली अगेंस्ट पोलियो। अब उसे प्राइवेट बेनिफिट तो उसको हुआ कि अब उसे पोलियो की बीमारी नहीं होगी, बट उसे एक्सटर्नल बेनिफिट भी सरकार को क्या हुआ कि हमारे पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ कि वो बाकियों को पोलियो ट्रांसमिट नहीं करेगा, उसे बाकियों को पोलियो नहीं ट्रांसमिट हो सकता। तो क्या हुआ, डबल बेनिफिट हो गया, प्राइवेट भी हो गया और पब्लिक भी हो गया। तो एक प्राइवेट गुड की वजह से हमें एक एक्सटर्नल बेनिफिट यहां पे मिल गया। सो दिस बिकम्स क्वाजी पब्लिक गुड। इसके बाद हमारे पास है मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स वो हैं जिनकी कंजम्पशन को, जिनके इस्तेमाल को हमें आगे बढ़ावा देना है। जैसे एजुकेशन है, आपको इसे बढ़ावा देना है। और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी कंजम्पशन को आपको डिस्करेज करना है, बढ़ावा नहीं देना। जैसे लिकर है, नारकोटिक है, ड्रग्स हैं, तो इनको आपको बढ़ावा नहीं देना। दीज आर रेफर टू एज दी डीमेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स आपके राइवल हैं, एक्सक्लूडेबल हैं, यानी कि सब लोगों को आप ये नहीं दे सकते। अगर किसी एक पर्सन ने ले लिया तो बाकी पर्सन को वो नहीं मिलेगा। जैसे आप, गवर्नमेंट जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, स्कूल के अंदर बच्चों को मिड डे मील दे रही है, तो मील अगर एक बच्चे ने खा लिया तो दूसरे बच्चे को वो मील नहीं मिलेगा। तो एक मील जो है वो एक ही बच्चा कंज्यूम कर सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ एसेंशियल फूड आर्टिकल्स बांटे, तो अगर एक बच्चे को वो फूड का पैकेट मिल गया तो दूसरे को वो नहीं मिलेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मेरिट गुड। गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मेरिट गुड्स पहुंचाए, लोगों को सब्सिडीज देती है ताकि ये गुड्स वो खरीद सकें। जो डीमेरिट गुड्स हैं, नॉन मेरिट गुड्स हैं, उन पे सरकार ज्यादा टैक्सेस लगाती है। और ये जो कंसेप्ट है ना मेरिट गुड्स का, इसे अगेन हमारे जो प्रोफेसर एमजी है ना, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे अपने जो डिस्कशन है पब्लिक फाइनेंस का, उस पर ब्रेक लगाते हैं। और माय डियर फ्रेंड, सवाल है यहाँ पे आपके लिए कंसेप्ट चेक का। सवाल है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एमजी, फिस्कल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत आसान सवाल आपके साथ डिस्कस किया कि ये सभी सरकार के फिस्कल फंक्शंस है, और इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव बन जाएगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर पब्लिक फाइनेंस के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको पब्लिक फाइनेंस से जुड़े जो बेसिक कंसेप्ट हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसके फीचर्स हैं, वो यहाँ पे समझ में आ गए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में।